हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 20 और इसका टाइटल है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो 2021 से और उससे भी पहले के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है PYQs का, ज़रूर देखिए। थ्योरी के बाद PYQs ज़रूर देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एटम्स के बारे में। तो एटम्स के बारे में सब लोग जानते हैं ये कि ये होता है आपके पास न्यूक्लियस, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही हाईली डेंस्ड होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, एटम्स वाले चैप्टर में जो चर्चा थी वो इलेक्ट्रॉन के बारे में फोकस थी, मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थी। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बातें जो हैं वो होती रहेंगी। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक, बिकॉज उसका मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है बेचारे का। तो हम किसी भी न्यूक्लियस को दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ZXA, या फिर आप इसको ZX और A, इस तरीके से हम किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे Z जो होता है वो होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यदि हम बात करें एक न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और A जो होता है बेटा, A का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन तो ये हैं और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इतने हैं, तो यदि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, A के बराबर है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस Z के बराबर है। न्यूट्रॉन जो होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बातें और हैं कि इनके मासेस के बारे में बातें हैं कि प्रोटॉन का मास होता है 1.0073 U, U इज एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है आपके पास 1.0086 U, AMU, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.0055 U। यदि आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें बड़े बड़े हैवी न्यूक्लियसेस हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को वहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं यदि बड़े बड़े न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो इनके चार्ज की बात करें तो इनका चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये न्यूट्रल होता है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस के साइज की। न्यूक्लियस का साइज किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये आपके पास एक फार्मूला है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो होती है आपके पास R0 A, विच इज एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और A समझ गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, R0 × A⁻1/3। यहाँ पे R जो होता है बेटा आपके पास रेडियस है न्यूक्लियस की। ये क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब कौन से न्यूक्लियस की रेडियस है, जिसका आपने A नंबर यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे R0 जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.1 फेम्टोमीटर के बराबर होती है। इसका मतलब है 1.1 × 10⁻⁻15 मीटर। अब यदि हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी का मतलब हो गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम है और ये लगभग कांस्टेंट होता है सारे न्यूक्लियसेस के लिए। सारे न्यूक्लियसेस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, और डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का ऑर्डर होता है। इतने ऑर्डर की डेंसिटी आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जेईई मेन में कि दो आपके पास ये न्यूक्लियसेस हैं, इनकी रेडियसेस, इनकी डेंसिटीज़ को आप कंपेयर कीजिए। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि डेंसिटी सारे न्यूक्लियसेस की एक समान होती है। इसके बाद हम चलते हैं आइंस्टाइन की जो आपकी आइकॉनिक इक्वेशन है जिसका नाम है एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन,
तो आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ते हैं E इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो मास है, मास और जो एनर्जी है, तो कहा जाता है कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज जस्ट मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। कि मास भी एक एनर्जी का ही एनर्जी है, मास भी एक एनर्जी है, बस जिसको अलग तरह की यूनिट सिस्टम में हम मेजर करते हैं। तो किसी भी मास m है, आपके पास मास m है, तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जो है कितनी होगी, E के बराबर, और E की वैल्यू होगी m इंटू c² के बराबर। और c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। c क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी आपके पास मास है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mc²। ठीक, तो एक और आपके पास टर्म होता है जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो मिनिमम एनर्जी आप न्यूक्लियस को इतना सप्लाई कर दें जिससे उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना रहे, वो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट constituent of nucleus get separated at infinity पे चले जाएं सारे जो उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कोई भी न्यूक्लियस है, और आप उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे देते हैं। तो उसमें मान लीजिए x प्रोटॉन है, तो x प्रोटॉन और x न्यूट्रॉन, y न्यूट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को पलट के भी लिख सकता हूं कि कैसे भी करके हम इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो हमें एक न्यूक्लियस मिलता है, और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और उस रिएक्शन में एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x प्रोटॉन प्लस y न्यूट्रॉन के मिलने से हमें एक न्यूक्लियस मिलता है और हमें एक एनर्जी मिलती है जिसकी वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी के बराबर मिलती है। ठीक, ये बात समझ गए। अब मैं यहाँ पे सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, कि इनका जो मास है और इसका जो मास है, इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी जो आइंस्टाइन ने हमको बताई थी। तो मैं लिख सकता हूँ x इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू c², ये एनर्जी इसकी है, प्लस y इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, y न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का मास mn है, इंटू c², ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी होगी, और आपके राइट हैंड साइड की एनर्जी कितनी होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c² प्लस बाइंडिंग एनर्जी। इन सारी एनर्जीज को मैंने इक्वेट कर दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, पूरे सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व कर दिया, तो यहाँ से आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू x इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस y इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c²। ये आपको फॉर्मूला मिलता है बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, ये इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, याद रखेंगे ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे न्यूक्लियस की है। तो यदि मैं इसको और जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ कि मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है ZXA, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी आपके पास Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूक्लियन इंटू c² माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c²। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है यहाँ से। जैसे भी आप इसको याद रखना चाहें वैसे आप याद रख सकते हैं। सिंपल मैंने एनर्जी कंजर्वेशन किया है, आप वो भी लगा सकते हैं। अब एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल रहे हैं एक न्यूक्लियस के लिए, और न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो A के बराबर हैं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज A, ये जो क्वांटिटी है ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय
number of nucleons present in it is called binding energy per nucleon। और binding energy per nucleon एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें सीधी सीधी जानकारी देती है। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बनने में उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा ही विस्फोट हुआ होगा और इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहा होगा। तो यहाँ पे आप याद रखें कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा लिख दिया मैंने, ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखना चाहिए मुझे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा, यानी एक पर न्यूक्लियन के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। बाइंडिंग एनर्जी से हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी और जिसके कम होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो उनकी एनर्जी कम होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम बता सकते हैं कि पर न्यूक्लियन इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, तो हम वहाँ से स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। ये रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। ठीक है साहब। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कि 1 AMU जो होता है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो ये आपको याद रखना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होती है। यदि आपके पास 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आपके पास मास है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। साइड में लिख लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और मेगा का मतलब क्या है, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, एक प्रीफिक्स है ये। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व जो एनर्जी है, क्यू वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्शन इस तरीके से है दैट A + B इज फॉर्मिंग सम C + D। इस तरीके से आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर। यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, A B C मिलके बना रहे हो सकते हैं कि एक कंपाउंड बना रहे हैं, या फिर 2-3 न्यूक्लियस जो हैं एक बना रहे हैं, एक न्यूक्लियस 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। तो रिएक्शन कैसी भी हो, फिजन हो या फ्यूज़न हो, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसमें हर जगह ये अप्लाई होने वाला है। तो आपको यदि बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन दे रखी हैं, आपको बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन दे रखी हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ये बेसिक फॉर्मूला है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स क्योंकि आपको दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मान लीजिए इसमें X, Y, Z और W इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, तो Z इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ C प्लस W इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ D माइनस X इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ A BA माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ Y ऑफ B और इंटू Y। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इनको मल्टीप्लाई करने से बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ये प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों को जो माइनस करने पे आपको मिलेगा वो मिलने वाली आपको Q वैल्यू मिलने वाली है। एक तरीका तो हुआ बाइंडिंग एनर्जी यदि दे रखी है तो इस तरीके से आप Q वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है मास डिफेक्ट के जरिए। आप मास डिफेक्ट निकाल लीजिए और आप वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे कि मैंने आपको सिखाया था तरीका कि आपके पास ऐसी एक रिएक्शन है मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ A
इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ बी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ डी इंटू सी स्क्वायर प्लस क्यू। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप क्यू वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर आपका एक ही आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ रेडियो एक्टिव डिकेज के बारे में। रेडियो एक्टिव डिकेज, तो ये बात हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है न्यूक्लियस के अंदर, इनका जो रेशियो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके किसमें, स्टेबिलिटी में, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन कम होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियसिस में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन में। और ऐसे न्यूक्लियसिस जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन की संख्या से, तो उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में, और कुछ जो है वहाँ पे रेज इमिट होती हैं, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप की रेडिएशन इमिट होती है, स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स वो इमिट करते हैं। तो वही सारी रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास डिके है अल्फा डिके। सबसे पहला हमारे पास है अल्फा डिके, और अल्फा का मतलब होता है बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस अल्फा की बात करूं तो अल्फा का मतलब होता है 2He4, 2He4, यानी इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4 के बराबर। तो यदि किसी रिएक्शंस में मान लीजिए आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है ZXA, और इसमें से अल्फा डिके हो जाता है, अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, तो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, या सिंपल हम इन जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको कंजर्व करा सकते हैं कि पहले इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, और अल्फा का मतलब है कि 2He4 यानी कि 2 प्रोटॉन यहाँ आ गए, तो हमारे जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें से 2 प्रोटॉन्स कम आपको मिलेंगे। तो Z -2 Y इंटू A-4 ये आपको मिलने वाला है। इसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, और इसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट ने डॉटर जो है उसको जन्म दे दिया है, और ये Z-2 आपके पास बचा है। ठीक बात। अब इन अल्फा जो पार्टिकल्स हैं इनका जो स्ट्रीम आपको ये इस रिएक्शन में मिल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि इनका जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन होता है अल्फा, बीटा और गामा में से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन, यानी जिस चीज़ से भी टकराएंगे उसको आयोनाइज ये कर सकते हैं। अब ये इतने ज़्यादा रिएक्ट यदि कर रहे हैं आसपास की चीज़ों से, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इनका आयोनाइजेशन ज़्यादा है और पेनिट्रेशन सबसे कम है। ठीक है, ये आर पार नहीं जा सकते हैं, उससे पहले ही उन सारे रास्ते में जो भी आता है उसको आयोनाइज कर देते हैं, आयन बना देते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, सेकंड हमारे पास है बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके, तो बीटा माइनस का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिके होता है वहाँ से। तो मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है ZXA, और ये यदि किसी रिएक्शन में बीटा माइनस पार्टिकल्स डिके करता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है, उसमें Z जो है 1 नंबर से बढ़ जाता है, और हमारा जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। तो Z+1 YA आपको जो है मिलता है। बीटा माइनस की बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस रिएक्शन में हमें एक और पार्टिकल्स मिलते हैं जिनको कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो हमें मिलते हैं। एंटी न्यूट्रिनो मासलेस चार्जलेस पार्टिकल हैं, जस्ट लाइक अ फोटोन। फोटोन जैसे ही हैं ये चार्जलेस हैं, ये मासलेस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, और ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका पेनिट्रेशन पावर जो है बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो बहुत सारे जो एंटी न्यूट्रिनोज हैं मेरे शरीर को आर पार कर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बहुत सारी रिएक्शंस जो हो रही हैं हमारे आसपास, उन सब में
न्यूक्लियर रिएक्शन स्पेस में हो रही हैं। तो वहाँ से एंटी न्यूट्रिनोज उड़ते उड़ते आ रहे हैं और हमारे शरीर में से आर पार हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं, हमारे शरीर को रिएक्ट नहीं करते हैं एंटी न्यूट्रिनो किसी चीज से भी। लेकिन यहाँ बीटा माइनस की बात करें, बीटा माइनस जो है उनका आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन की बात करूं तो आयोनाइजेशन अल्फा से कम होता है, लेकिन पेनिट्रेशन अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन ज्यादा लेकिन आयोनाइजेशन कम। समझ गए आपस में रिलेशन है कि आयोनाइजेशन का मतलब है जो भी रास्ते में आता है उसको आयन बना देना, उसके साथ रिएक्ट कर देना, और रिएक्ट ना करना इसका मतलब आगे निकल जाना। बंदा या तो रिएक्ट करेगा या आगे निकल जाएगा। रिएक्ट कर दिया तो आगे नहीं निकल पाएगा, आगे निकल गया तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बीटा की खास बात यह है कि अल्फा से ज़्यादा है इनका पेनिट्रेशन और कम है आयोनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास तीसरा होता है बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके, और बीटा प्लस का दूसरा नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन यानी 1e0। ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन -1e0। तो ये तब निकलते हैं जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में कन्वर्जन होता है। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं तब पॉजिट्रॉन वहां पे निकलता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ZXA और यहाँ पे बीटा प्लस पार्टिकल्स निकलते हैं, तो आपको क्या होगा कि Z-1 और यहाँ पे YA आपको मिलने वाला है, और इस प्रोसेस में न्यूट्रिनो आपको मिलते हैं। न्यूट्रिनो। अब जो प्रॉपर्टी मैंने एंटी न्यूट्रिनो की बताई थी वही प्रॉपर्टी न्यूट्रिनो की है, एग्जैक्टली सेम, कि चार्जलेस हैं, मासलेस हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, धड़ाधड़ आर पार निकल जाते हैं। और जो बीटा माइनस की प्रॉपर्टी है वही बीटा प्लस की प्रॉपर्टी है। बस फर्क इतना है कि ये नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में डिफ्लेक्ट होगा उसके ऑपोजिट दिशा में ये वाला जो पार्टिकल है डिफ्लेक्ट होने वाला है। बाकी प्रॉपर्टी सेम है, पेनिट्रेशन सेम है और आपका आयोनाइजेशन भी सेम है। ठीक है, सब चीज़ सेम है, बस चार्ज अलग है। ये तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज इनकी सेम है, नाम अलग अलग हैं। इसके एंटी न्यूट्रिनो है, इसका नाम है न्यूट्रिनो। और आपको ये भी याद रखना है कि इससे हमारे पेरेंट न्यूक्लियस पे क्या, हमारे जो डॉटर न्यूक्लियस है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है इसके इमिशन से, और इसके इमिशन से हमारा पेरेंट डॉटर न्यूक्लियाई है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा चौथा नंबर, जिसका नाम है गामा रेडिएशन, या यहाँ पे गामा डिके लिख सकते हैं, गामा डिके। तो गामा डिके क्या होता है कि जब भी अल्फा और बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियस एक्साइट हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और न्यूक्लियस एक्साइट होके डी एक्साइट होता है। तो इस प्रोसेस में वो गामा रेडिएशन एमिट करता है। तो ध्यान से सुनिए कि अल्फा और बीटा इमिशन जब होता है किसी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस है, अल्फा निकाल रहा है, बीटा निकाल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोबाल्ट के केस में ऐसा होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा था एटम्स वाले चैप्टर में कि जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल में आ जाते हैं, और उनके अलग अलग तरीके से हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, वो सब बात की बात है। यहाँ देखिए ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ होता है। तो जब भी अल्फा या बीटा डिके होता है, किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत ही कम समय के लिए एक अनस्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल्स में पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के अलग अलग लेवल्स होते हैं एटम्स में, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी उनके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो वो एक हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है हमारा एटम, एक्साइटेड न्यूक्लियस हम उसको कहते हैं, एटम नहीं न्यूक्लियस, एक्साइटेड न्यूक्लियस उसे कहते हैं। और वो एक्साइटेड न्यूक्लियस कुछ समय के बाद वो वापस डी एक्साइट हो जाता है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इमिट करता है, जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया था उतनी एनर्जी लेके वापस आ जाता है, और उस प्रोसेस में निकलते हैं गामा पार्टिकल्स, गामा फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक ZXA एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, और वो डी एक्साइट जब होता है तो आपको मिलता है गामा रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे आपको गामा रेडिएशन मिलता है, गामा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन कह सकते हैं। ठीक, गामा रेडिएशन, गामा पार्टिकल्स मिलते हैं आपको।
और गामा पार्टिकल्स के निकलने से कोई भी फर्क देख सकते हैं यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गामा डिके से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो आपने देखा कि यहाँ पे कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कुछ पार्टिकल्स को डिके कर देता है, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी, कि अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ में कोई बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसी न्यूक्लियस के साथ यदि हो रही है तो कितने समय में कितने न्यूक्लियस डिके होते हैं, कितने न्यूक्लियस बच जाते हैं, और वो सब बातें, वो सब कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ फार्मूले। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए कि t=0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो आपके पास हैं वो n0 के बराबर हैं, और कुछ समय बीतने के बाद t=t पर आपके पास जो न्यूक्लियाइज बचते हैं वो बचते हैं n के बराबर। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आपके पास बचते हैं। तो क्या रिलेशन होता है n और n0 में, कि हम कैसे पता लगाएंगे कितने समय के बाद, कि कुछ समय के बाद कितने न्यूक्लियाइज बचे हैं आपके पास। तो ये रिलेशन होता है n=n0 e⁻⁻λ×t। ये रिलेशन आपको याद रखना है। यहाँ पे n समझ गए, t=t पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं। n0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज इनिशियली। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज रेट कांस्टेंट, और t क्या है आपके पास, टाइम है, e जानते ही हैं सब क्या होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट t=1/λ ln n0/n। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें कि आपको टाइम सिर्फ निकालना है। तो 1/λ रेट ln ऑफ कितना था अपॉन कितना है, कितना था अपॉन कितना है, ऐसे आप इसे याद रखें, n0/n कितना था अपॉन कितना है। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं कि यदि किसी भी समय आप रेट निकालना चाहें कि कितनी रेट से, कितनी रफ्तार से आपके जो न्यूक्लियाइज हैं घट रहे हैं, तो घट रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं dn/dt के, बिकॉज dn इज चेंज इन न्यूक्लियाइज इज नेगेटिव बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आर डिक्रीजिंग। तो टू कंपनसेट द नेगेटिव साइन हम एक और नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिकॉज चेंज नेगेटिव है तो उसके आगे एक और नेगेटिव लगाने से क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कहलाते हैं आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और ये होती है आपके पास λ/n के बराबर। λ/n के बराबर इसकी वैल्यू होती है, लैम्डा इज रेट कांस्टेंट, इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो यदि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ज्यादा प्रेजेंट हैं तो ज्यादा रफ्तार से जो है वो घटने लगेंगे, डिसइंटीग्रेशन होंगे, और जितने कम न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होंगे उतने ही कम डिसइंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए आपके पास जो है 1000 चॉकलेट्स हैं, 1000 चॉकलेट हैं, और 1000 चॉकलेट आपके पास हैं, तो आप उनमें से ज़्यादा खाएंगे, भर भर के खाएंगे, डेली भर के खाएंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम होती जाएंगी, मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट बची हैं, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत दिन चलानी है, सिर्फ मैंने 10 दिन में खा ली इतनी सारी चॉकलेट, तो आप धीरे धीरे एक एक बाइट खाएंगे। ठीक है, तो कुछ वैसी सिचुएशन है कि डिप्लीशन जो है चॉकलेट्स का जैसे जैसे नंबर ऑफ चॉकलेट्स पे डिपेंड कर रहा था, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियस हैं, उतनी ही ज्यादा रफ्तार से वो डिसइंटीग्रेशन उनमें होने वाला है। अब इसी क्वांटिटी को कहा जाता है एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और इसे कहा जाता है एक्टिविटी। तो ये भी आप याद रखें, एक्टिविटी इज इक्वल टू λ/n, एक्टिविटी इज इक्वल टू λ/n। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी जो है प्रोपोर्शनल है n के, तो ये वाला फॉर्मूला एक्टिविटी के लिए भी लिखा जा सकता है। एक्टिविटी यदि इसको मैं a से बता देता हूँ, ये a है, तो a कैन बी रिटन एज a0 e⁻⁻λt, और यहाँ से लिख सकते हैं t = 1/λ ln a0/a।
इसको एक्टिविटी के टर्म्स में भी इन फॉर्मूलेस को लिखा जा सकता है, बिकॉज A इज प्रोपोर्शनल टू n। अब एक्टिविटी की यूनिट्स आपको याद रखनी है, क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो इसका एक यूनिट होता है क्यूरी, और 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और एक यूनिट होती है 1 बैकरल, 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 dps डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 dps। एक क्वेश्चन आया था JEE में 2021 में, जिसमें क्यूरी में आंसर पूछा था, और यदि किसी को ये कन्वर्जन नहीं पता तो वो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में क्यूरी का कन्वर्जन तो पता ही नहीं है तो पूरा सवाल गलत, पूरी मेहनत बर्बाद। तो याद रखें, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ, टी हाफ, और इसे कहते हैं क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ वो समय है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आधे रह जाते हैं अपनी इनिशियल संख्या के, और ये फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये फार्मूला होता है, ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये आप याद रखेंगे कि इतनी समय में आधा रह जाता है हमारा जो न्यूक्लियाइज है। कैसे निकाला फार्मूला, कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कर लीजिए कि मुझे वो टाइम निकालना है जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आधे रह जाते हैं। यानी कि यहाँ जो नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो बचे हैं वो n02 रख दूंगा, और यहाँ पे मैं टी हाफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी 1/λ0 ln n0/n0/2, n0 से n0 गया, आपके पास बचा ln2 बाय लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ। इसके बाद आपको एक रिजल्ट पढ़ना है कि हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की संख्या है वो किस तरीके से वेरी करती है। तो आप ये याद रखें कि मान लीजिए आपके पास n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं, तो एक हाफ लाइफ बीतने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए t इज 0 है, और t इज ln2 बाय लैम्डा समय के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के आधे रह जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज n0/2 बचे हैं, और आप इतना ही समय और बिता देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ln2 बाय लैम्डा, तो आपको मिलता है n0/2 का आधा, यानी कि n0/2 स्क्वायर। अब मान लीजिए एक हाफ लाइफ के बराबर समय में और बिता देता हूँ, तो आपको मिलता है यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ln2 बाय लैम्डा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से n0/2⁻3। ऐसे ही n हाफ लाइफ बीतने के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज आपको मिलेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू n0/2⁻n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n हाफ लाइफ, स्मॉल n हाफ लाइफ्स के बाद इतना हमें जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बचने वाले हैं, इतने बचेंगे। ठीक है, अब एक होता है आपके पास मीन लाइफ, एक होता है आपके पास मीन लाइफ, और मीन लाइफ टी मीन, इसका फार्मूला होता है आपके पास 1/λ। टी मीन का फार्मूला होता है 1/λ, इसको फार्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि यदि डिसइंटीग्रेशन जो है वो पैरेलल में चल रहे हैं, और यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियाई है और उसका नाम है A, उसकी संख्या जो है n0 के बराबर है, और A से B में कन्वर्जन होता है और A से ही C में कन्वर्जन होता है। A से B में कन्वर्जन, A से C में कन्वर्जन, और A से B में कन्वर्जन का रेट कांस्टेंट λ1 है, A से C में कन्वर्जन का रेट कांस्टेंट λ2 है। ठीक, तो क्या करते हैं हम कि इन दोनों रिएक्शंस को, ये साइमल्टेनियसली दो रिएक्शंस हो रही हैं, इनका हम इक्विवेलेंट रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेट कांस्टेंट आपको मिलता है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2, और यहाँ पे आप लैम्डा को ln2/t हाफ लिखें तो आपको यहाँ से मिल जाता है t हाफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू t हाफ ऑफ 1 इंटू t हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ ऑफ 1 प्लस
टी हाफ ऑफ 2। तो इस तरीके से टी हाफ लाइफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं कि इससे ओवरऑल कितने समय में इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी हो जाएगी, भले ही चाहे 2 रिएक्शंस हो रही हों, हमें इस फॉर्मूले से आंसर पता चल जाएगा। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।